जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है, चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। इतने ऊंचे कि आसमान को छू लें, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोलें, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब ही न जमे। किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब ही न जमे। कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले, न वसंत हो न पतझड़ हो, सिर्फ ऊंचाई का अंधड़, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। अटल जी, इतने दिन अपोजिशन में रहने के बाद अब आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? कुछ अटपटा सा लग रहा है। क्यों अटपटा क्यों लग रहा है? कई कारण है। जनादेश मिला है मगर स्पष्ट नहीं है। अन्य दलों की तुलना में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि हम अपने बल पर सरकार बना सकें। इसलिए एक ओर सीमाओं का एहसास है और दूसरी ओर अवसरों की भी अनुभूति है। इसलिए मिलीजुली भावनाएं हैं। क्या बहुमत साबित करने के प्रति कोई शंका है? बहुमत जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने ऐलान किया है कि हम बहुमत के लिए अनैतिक तरीके नहीं अपनाएंगे। यानी कि जोड़ तोड़ नहीं करेंगे? नहीं, जोड़ तोड़ अलग है। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे? जी नहीं, खरीद फरोख्त का काम नहीं होगा। देश की स्थिति को देखकर संसद में सभी दलों का जो स्वरूप है उसका ध्यान करके, अगर संसद के सदस्य अपने विवेक से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश गया है, इन्हें सेवा का एक अवसर दिया जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि फिर हमें अपना बहुमत सिद्ध करने में कठिनाई नहीं होगी। लेकिन अभी जो स्थिति उसमें लगता है कि नेशनल फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट के साथ कांग्रेस भी चली गई और भी जो रीजनल ग्रुप्स हैं उन सबने ऐलान कर दिया कि उनके साथ है। ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि एक बड़ा कठिन स्थिति पैदा हो गई है और बड़ा मुश्किल है बहुमत साबित करना? नहीं, जहां तक अन्य दलों का प्रश्न है वहां स्थिति गतिशील है, चलायमान है। विशेषकर ये बात कांग्रेस पर लागू होती है। सुबह कुछ रंग दिखाई देता है और शाम को किसी दूसरी दिशा का संकेत मिलता है। मैं नहीं समझता कि किसी दल ने अभी अंतिम तौर पर निर्णय किया है। कांग्रेस से एब्सटेन होने की उम्मीद है आपको, या उनके कुछ एमपी अंतरात्मा की आवाज पर आपको वोट कर देंगे? नहीं, मुझे इस बात का भरोसा है कि अंततोगत्वा लोकसभा का सदस्य अपने विवेक से काम लेगा और जो कुछ देश के हित में, लोकतंत्र के हित में उचित समझता है वो करेगा। लेकिन उस पर तो व्हिप लागू होता है पार्टी का। हाँ, व्हिप है, व्हिप तो अपनी जगह है। कानून भी बने हुए हैं और कानून 1/3 सदस्य अगर एकत्र हो जाएं तो उन्हें दूसरे रास्ते पर चलने की भी अनुमति देता है। नरसिम्हा राव जी ने तो आपको अपना गुरु कहा है, तो अपने चेले की मदद क्यों नहीं लेते? वो साहित्य चर्चा थी, राजनीति का अखाड़ा नहीं था। उनसे मदद की कोई उम्मीद नहीं? नहीं, समर्थन उनसे इस अर्थ में मांगा भी नहीं गया है। ये हम जरूर चाहते हैं कि जो लोकसभा का अध्यक्ष हो वो सर्वसम्मति से चुना जाए, चुनाव में उसका विरोध न हो, निर्विरोध चुनकर आए और निष्पक्षता से अपने कर्तव्य का पालन करे। आज नरसिंह राव जी से मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे कहा कि आप इस परंपरा को आगे बढ़ाने में मदद दें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि नेशनल फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का ज्वाइंट कैंडिडेट होगा। हाँ, के लिए ऐसा मैंने सुना है। आज की स्थिति ये है, कल क्या होगा पता नहीं। तो उस कैंडिडेट को आप सपोर्ट करेंगे या अपना एक नया कैंडिडेट आप देंगे?
ये तो हम उसी समय तय करेंगे। अभी भी मैं उम्मीद करता हूं कि श्री शिवराज पाटिल के नाम पर सर्वसम्मति हो जाएगी। आप उनके नाम का समर्थन कर रहे हैं? अगर कांग्रेस पार्टी उनका नाम लाती है तो हम उसका समर्थन करेंगे। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी से सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन थोड़े इंतजार के बाद। अच्छा, आपकी सरकार की प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकताएं तो कई होंगी। देखिए, देश की परिस्थिति ऐसी है कि कई साथ एक काम करना पड़ेंगे। एक या दो खास? अब 2 दिन से आसाम की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि कोई भी सरकार सत्ता में आने के बाद उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती। हिंसा भड़क रही है। भारत की फौज को वापस बुला लो, दिल्ली की फौज को वापस बुला लो, ये मांग हो रही है। एसपी की हत्या कर दी गई, कहीं सांप्रदायिक तनाव भड़क गया है। अब असम की स्थिति को काबू में लाना, असम सीमा प्रदेश है, ये बहुत जरूरी है। दूसरी ओर पाकिस्तान तुला हुआ है कश्मीर में चुनाव न होने पर। हम चुनाव के पक्ष में नहीं थे, हमने कहा था कि चुनाव के लिए परिस्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन एक बार जब सरकार ने फैसला कर लिया कि चुनाव होंगे, चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो गई, तो सत्ता संभालने के बाद हमने ये नहीं सोचा कि हमने पहले क्या कहा था और अब हम अब हमें कैसा रवैया अपनाना चाहिए। हमने कहा कि जो एक नीति तय हो गई है उस पर हम दृढ़ता से चलेंगे, और पाकिस्तान के दबाव में आकर हम कश्मीर में चुनाव रोक दें, ये स्थिति कभी नहीं आने दी जाएगी। तो कश्मीर का मामला भी है जिसको प्राथमिकता देना पड़ेगी। कश्मीर के मामले में धारा 370 बारे में क्या? धारा 370 एक गौण प्रश्न है, मुख्य प्रश्न नहीं है। मुख्य प्रश्न है आतंकवाद को दबाना, आतंकवाद को परास्त करना और कश्मीरी जनता का विश्वास प्राप्त करना। 370 अगर कश्मीर के लोगों को ठीक तरह से समझाया जाए तो आम आदमी उसका विरोध करेगा, ऐसा मैं नहीं समझता। आर्थिक नीति क्या होगी? जो नरसिम्हा राव सरकार की या मनमोहन सिंह की आर्थिक नीति थी, उस पर आप कायम रहेंगे या कुछ बदलाव करेंगे? नहीं, हमने चुनाव घोषणा पत्र में अपनी आर्थिक नीति का विस्तार से विवरण दिया हुआ है। कोटा परमिट राज के हम खिलाफ हैं और हम आर्थिक क्षेत्र में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन अभी तक देश का आर्थिक वातावरण ऐसा था कि जिसमें उद्योगों को संरक्षण था। अब उद्योगों को प्रतियोगिता के लिए और विश्व प्रतियोगिता के लिए तैयार करना है। विश्व प्रतियोगिता मतलब कि एमएनसीज को, मल्टीनेशनल्स को नहीं इसी तरह आने दिया जाएगा। कुछ क्षेत्रों में तो अभी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही हैं। कुछ क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाना हम पसंद करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हाईटेक के क्षेत्र में, निर्यात के बढ़ावे के क्षेत्र में। और लेकिन भारत के उद्योगों को विश्व प्रतियोगिता के लिए इस अर्थ में तैयार करने की बात मैं कह रहा हूं कि हमारी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसी विकसित हो सकें, अच्छा माल बना सकें और कीमतों की दृष्टि से उनकी टक्कर में ठहर सकें, इस तरह का वातावरण बनाना जरूरी है। और थोड़े दिन इस दृष्टि से भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ जो पहले से प्रोजेक्ट हैं, चल रहे हैं या जिनको फाइनल कर दिया था पिछली गवर्नमेंट ने, उनका रिव्यू होगा? जी नहीं, आमतौर पर उन्हें काम करने की इजाजत होगी, काम करने की छूट होगी, उनके बारे में नए सिरे से विचार करना जरूरी नहीं होगा। विदेश नीति में कोई फर्क करेंगे वैसी रहेगी? नहीं, विदेश नीति में ज्यादा फर्क नहीं होगा। और ब्यूरोक्रेसी के बारे में? ब्यूरोक्रेसी को तो ठीक करना है। लेकिन सरकार तगड़ी हो, बहुमत हो तो ठीक होगी। मुस्लिम्स को काफी एक तरह से दहशत या गलतफहमी या भय है इस बात का कि भाजपा की सरकार आ गई, पता नहीं क्या होगा उनके लिए। तो मुस्लिम्स के बारे में क्या रुख रहेगा इस सरकार का? नहीं, अब तो किसी तरह का भय या भ्रम नहीं होना चाहिए। आखिर 4 प्रदेशों में हमारी सरकारें चल रही हैं, केंद्र में भी हम लोग सत्ता में भागीदार रह चुके हैं। एक असांप्रदायिक राज्य के आदर्श में हमारी अटूट निष्ठा है। भारत एक बहुधर्मी देश है, या एक किताब, एक पैगंबर या एक देवता को मान्यता नहीं मिली है। तो इस
इस आधार पर हमारे मुस्लिम मित्रों के मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शासन में उन्हें पूरा संरक्षण मिलेगा, भारत के नागरिक के नाते उनके साथ न्याय होगा, उन्हें प्रगति के समान अवसर मिलेंगे और वो स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ देश में रहें, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होना चाहिए। इस परिस्थिति उत्पन्न करने में उनका भी योगदान होना चाहिए। वो अपने को अलग थलग क्यों बनाए हुए हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। कुछ मुस्लिम नेताओं का उद्देश्य स्वार्थ उससे पूरा हो सकता है, लेकिन आम मुसलमान के वो हित में नहीं है। बाकी पार्टियां जिस तरह से कहती हैं कि कम्युनल फोर्सेज इनको रोक दिया जाए और ये एक सरकार एक तरह से सांप्रदायिकता पर आधारित सरकार है, इसलिए इसको रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए, सरकार को गिराना चाहिए, तो वो मुसलमान को ध्यान में रखते लोग बात कहते हैं। जी हाँ, ये सही है। मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी नजर है, लेकिन न वो मुसलमानों का भला कर रहे हैं, न देश का भला कर रहे हैं। अगर इस देश में हिंदू सांप्रदायिक हो गया तो सेकुलर राज कैसे बचेगा? मैं कुछ दिनों से लगातार यही राज आलापते हुए सुन रहा हूं, और कोई उनके पास विधायक या रचनात्मक कार्यक्रम नहीं है। भाजपा को रोको, क्यों रोको? क्या भाजपा को मत नहीं मिले? क्या लोगों ने भाजपा का साथ नहीं दिया? उनसे ज्यादा साथ दिया है। उन्होंने तो जो जमघट बनाया है वो चुनाव जीतने के बाद बनाया है। अलग अलग वो चुनाव लड़े थे, एक समान कार्यक्रम भी नहीं था, और अभी भी वो कब तक साथ रहेंगे? नेतृत्व की जिस तरह से छीना झपटी हुई है, तो इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक स्थायित्व का तत्व है। एक बड़ी पार्टी है, संगठित पार्टी है, कुछ और पार्टियां हमारा साथ दे रही हैं। हमें थोड़ा सा समर्थन और मिल जाए तो हम स्थायी सरकार दे सकते हैं और जवाबदेह सरकार दे सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब भी दिल्ली में होते हैं, घर पर हो या दफ्तर में, उनसे मिलने वालों की भीड़ उनका पीछा नहीं छोड़ती। उनमें नेता भी होते हैं, कार्यकर्ता भी, पर इन सबसे अलग भी उनका एक जीवन है जिसमें साहित्य है, संगीत है और एकाकीपन है। आमतौर पर महीने में 20 दिन दौरे पर रहने वाले वाजपेयी उन गिने चुने पॉलिटिशियंस में से एक हैं जिन्हें साहित्य से बेहद लगाव है। वाजपेयी को अपने कुछ साहित्यिक और राजनीतिक मित्रों के साथ बैठकर कविता सुनना और सुनाना अच्छा लगता है। तो जब भी वाजपेयी को फुर्सत मिलती है, वो अपने साथ रह रही कॉल फैमिली की सबसे छोटी बेटी निहारिका के साथ खेलना नहीं भूलते। 71 वर्षीय वाजपेयी अपनी सेहत के प्रति काफी सजग रहते हैं। रात में चाहे वो कितनी भी देर से सोएं, वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाते हैं। देश दुनिया की घटनाओं पर गहरी पकड़ रखने वाले वाजपेयी सुबह की चाय के साथ कई अखबार भी खंगाल डालते हैं और फिर तैयार होकर राजनीतिक गतिविधियों में जुट जाते हैं। ये कविता जब आप लिखते हैं तो कुछ एकाकीपन का भाव रहता है, कभी अकेला महसूस करते हैं इसलिए लिखते हैं? हाँ, अकेला महसूस तो करता हूँ, भीड़ में भी अकेला महसूस करता हूँ। शादी क्यों नहीं की आपने? घटना चक्र ऐसा चलता गया कि मैं उसमें उलझता गया और विवाह का मुहूर्त नहीं निकला। कोई अफेयर भी कभी नहीं हुआ जिंदगी में? अफेयरों की चर्चा नहीं की जाती है सार्वजनिक रूप से। वाजपेयी की दिनचर्या तब थी जब वे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, पर अब हालात बदल गए हैं। नई दिल्ली में 6 रायसीना रोड स्थित उनकी कोठी को एसपीजी ने अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने राजनीतिक एवं साहित्यिक दोस्तों के लिए हमेशा सहज उपलब्ध रहने वाले वाजपेयी से मिलना अब उतना आसान नहीं है, और इसका मलाल वाजपेयी जी को भी है। अभी सारी सिक्योरिटी, सारा तामझाम, सारे बंधन, मुलाकातियों की भीड़, इतना सब हो गया है, तो इसमें आप बंधे बंधे नहीं महसूस करते? मैं बहुत बंधा हुआ अनुभव करता हूँ। आप इमोशनल हो रहे हैं। मैं जब से आया हूं तब से ये कह रहा हूं कि भाई इतनी सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? रास्ते बंद है, सड़कें सुनसान हैं, ऐसा लगता है जैसे हड़ताल हो गई हो, और देशवासी इतनी दूर खड़े कर दिए जाएं।
हमारे अपने कार्यकर्ता, हमारे अपने लोग पास ना आ सके, उनको समझाना भी मुश्किल है। उचित प्रबंध ठीक है, उसमें दिखावा बहुत कम होना चाहिए और थोड़ा सा भगवान पर भी भरोसा होना चाहिए। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं।